मुझे इस फैक्ट्री में काम करते हुए कुछ ही दिन गुजरे थे, मगर यहाँ के माहौल से मैं बहुत ही दिल बर्दाश्त हो गया था। दिल चाह रहा था कि मैं ये नौकरी छोड़कर चला जाऊँ। मेरा दोस्त असद कहता, अरे यार बर्दाश्त करो। हम सभी तो हैं जो मैनेजर की बातों को बर्दाश्त करते हैं। एक कान से सुनकर उसकी बातों को दूसरे कान से निकाल देते हैं। तुम भी ऐसे ही किया करो तो तुम्हारे लिए वक्त गुजारना आसान हो जाएगा। मगर यार फिर भी उसकी फजूल बातों को बर्दाश्त करना इतना आसान काम नहीं है। और जो बात बात पर गाली देता है, तुम क्या जानो कि इन गालियों को सुनकर मेरे अंदर से लगने लगता है। और ये बात सच भी थी। जब भी कोई मुझे या मेरे सामने किसी और को गाली देता तो मेरा गुस्से से दिमाग खोलना शुरू हो जाता। मैं अपने माजी में खो जाता था और मुझे वो सब बीती हुई बातें याद आने लगती जिन्होंने मेरे बचपन को जहन्नम बना रखा था। दादी छोटी छोटी बातों पर हम सभी बहन भाइयों को बहुत मारती थी। हमें बहुत गालियाँ देती। जब अब्बा घर आते तो अब्बा को भी हमारे और अम्मा के खिलाफ वर्गलाती। अब्बा गुस्से में आकर साथ पड़ा हुआ डंडा उठा लेते। अम्मा के साथ साथ हमारी भी डंडे से पिटाई करते और इसके साथ साथ बुरी बुरी गालियाँ माँ को निकालते। उनकी गालियाँ सुनकर कानों से धुआं निकलने लगता था। मुझे माँ का आज भी वो ज़ियतनाक चेहरा याद आता है, जब बाप के मुंह से निकलने वाली मुगले ज़ात को सुनकर उनकी आंखों से जो ज़ारों कतार आंसू बहते थे और जो उनके चेहरे का रंग शर्मिंदगी के मारे तब्दील हो जाता था। हम जवान होते बेटों के सामने वो नज़र उठाना भी भूल जाते थे। ऐसे में मुझे अब्बा और दादी से शदीद नफरत होती थी। और जिस दिन मेरे अब्बा की एक्सीडेंट में मौत हो गई, उस दिन मैं बहुत खुश था कि अब हमारी उनसे जान छूट गई है। मगर जल्दी मुश्किलात हमारे सामने मुंह खोल कर आन खड़ी हुई थी। अब्बा जैसे भी थे, कम से कम वो हमें 2 वक्त रोटी तो खिला रहे थे। चाहे जैसे भी खिलाते थे, हमारी ज़रूरियात तो पूरी करते थे। मगर अब उनके बाद हमें खुद ही अपने पेट पालने के लिए मेहनत करनी थी। और कुछ दिन तो मुझे मुश्किल हुई, मगर फिर मैं आदी हो गया। मैं कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह मजदूरी करने लगा। छोटे भाई को मैंने स्कूल में पढ़ने के लिए बिठा दिया था। वो कहता, भाई तुम अकेले कैसे काम करोगे? तुमने तो अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी है। तब मैं उसे कहता कि ख़ानदान को पालने के लिए किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ती है, और मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, ताकि मेरे बाकी बहन भाई सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। मजदूरी करते करते मैं अब इस फैक्ट्री में आन पहुंचा था। असद मेरा करीबी दोस्त था, वो मेरे हालात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ था। उसी ने मुझे इस फैक्ट्री में काम दिलवाया था और मुझे इस बात की भी यकीन दहानी करवाई थी कि अगर मैं ओवर टाइम लगाऊंगा तो मुझे इसके भी अच्छे खासे इजाफी पैसे मिलेंगे। और मैं इसी लालच में यहाँ पर आ गया था। ये सच था कि यहाँ तनख्वाह मेरी तवक्को के मुताबिक थी, मगर जो मैनेजर की ज़बान थी वो मुझे अब्बा की याद दिला देती थी। मुझे यहाँ महीना होने वाला था। मैंने फैसला किया कि महीना होते ही जब मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं कभी पलट कर भी इस फैक्ट्री में नहीं आऊँगा। आज मेरे साथ एक नया मजदूर भी आ गया था। वो मुझसे काफ़ी बड़ा था, चेहरा समझदार भी नज़र आता था। आते ही वो मेरे और बाकी मजदूरों के साथ इधर उधर की बातें करने लगा। हमसे हमारी तनख्वाह के बारे में पूछने लगा और फिर मैनेजर के रवैये और फैक्ट्री के मालकान के बारे में बात करने लगा। मैंने उसकी किसी बात का भी सही से जवाब नहीं दिया था। और जब वो फैक्ट्री के मालकान के बारे में पूछ रहा था तो मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मैं इस फैक्ट्री के मालिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सिर्फ मैंने मैनेजर को ही देखा था। असर ने बताया था कि इस फैक्ट्री का मालिक एक बड़ी उम्र का आदमी है। वो काफ़ी बीमार रहता है। फैक्ट्री में कम कम ही आता है। सारा काम उसने अपने मैनेजर पर छोड़ रखा है। चंद दिनों के बाद मालिक का बेटा पाकिस्तान वापस आने वाला है, तो वही अब इस फैक्ट्री को देखेगा। मैंने सुना है कि वो तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गया हुआ है और अब असद सारी मालूमात इस आदमी को दे रहा था। और वो भी बेचारा हमारी तरह काम करने लगा। जब मैनेजर वहाँ पर आया तो हमेशा की तरह उसने अपनी बात का आगाज़ कालम गलूज से किया था। और यही कालम गलूज उसने नए आने वाले मजदूर के साथ भी शुरू कर दी। मैंने देखा कि इस मजदूर का चेहरा भी शिद्दत जज्बात से सुर्ख पड़ गया था। उसने भी मेरी तरह खुद को बमुश्किल ही कुछ कहने से बाज रखा। शायद वो भी ये सोच रहा था कि जब उसे तनख्वाह मिलेगी तो वो ये काम छोड़ देगा। मुझे इस बेचारे से हमदर्दी होने लगी। बाकी यहाँ जितने भी मजदूर थे शायद वो सब इस रवैये के आदी हो गए थे। मगर हम दोनों के लिए यह सब बर्दाश्त करना और इसे नज़रअंदाज करना तो जान जोखों वाला काम था। मैनेजर को भी हमारे बारे में जैसे अंदाज़ा हो गया कि हम उसके इस रवैये से चिढ़ते हैं। अब वो बात बात पर हमारे सामने कालम गलोच करता। हाँ, बल्कि मैं भी बात बात पर टोकता। बावजूद इसके कि मैं ओवर टाइम से भी ज़्यादा टाइम लगा कर काम करता था और बाकी मजदूर भी छुट्टी होने के 1 घंटे तक काम ज़रूर करते थे, तभी मैनेजर उनकी किसी बात से गोया खुश नहीं होता था। हर गुजरता दिन मेरे लिए अजियत का नया बाब खोलता था। मगर मेरी तमाम तर ज़हनी अजियत के मरकज़ में अब मैं अकेला नहीं था। मेरा नया साथी वसीम भी मैनेजर की तंदो-तर्श ज़ुबान का मुस्तकिल निशाना बन चुका था। वसीम उम्र में मुझसे बड़ा था और उसके चेहरे की मतानत बताती थी कि उसने दुनिया देखी है। मगर मैनेजर को किसी की इज्जत और मर्तबे की कोई परवाह नहीं थी। वो उसे भी इसी तरह जलील करता जैसे बाकी सबको करता।
मगर वसीम की आंखों में मैंने एक मुख्तलिफ चमक देखी थी। बाकी मजदूरों में खौफ और आज़ी थी, मगर वसीम की आंखों में एक ऐसा धीमा गुस्सा से लगता था। मुझे लगता था कि ये शख्स या तो इस फैक्ट्री को छोड़ देगा या फिर कोई बगावत कर बैठेगा। मैनेजर, जिससे शायद ये अंदाज़ा हो चुका था कि मैं और वसीम इसके रवैये से सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं, उसने अपनी तमाम तर तवज्जो हम दोनों पर मजबूर कर दी थी। वो बात बात पर हमें टोकता, हमारे काम में नुक्स निकालता और हमें सबके सामने गालियों का निशाना बनाता। उसका मकसद शायद हमें तंग करके खुद ही काम छोड़ने पर मजबूर करना था। मैंने एक दिन असद से कहा, यार अब बस बहुत हो गया, ये शख्स अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, ये हमारी रूह को कुचल रहा है। असद ने मायूसी से सर झुकाया। क्या करें मेरे दोस्त, ये हमारी मजबूरी है, तनख्वाह अच्छी देता है, काश मालिक यहाँ होता। मुझे अब्बा की गालियाँ, दादी का वरगलाना और अम्मा का शर्मिंदा चेहरा बार बार याद आता। मुझे लगता था जैसे मैं दोबारा अपने बचपन की इसी अजियत खाने में आ गया हूँ। वसीम को देखता तो मुझे लगता कि वो भी मेरे ही किसी माजी के मंजर का हिस्सा है। फिर वो दिन आया जब मैनेजर ने अपनी तमाम हदूद पार कर दी। दोपहर का वक्त था, हम सब खाना खाकर दोबारा काम पर लग चुके थे। फैक्ट्री की मशीनों का शोर अपनी उरूज पर था, मगर इस शोर में भी मैनेजर की गुरख्त आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वसीम एक बहुत नाजुक पुर्जे को जोड़ने में मसरूफ़ था, जिससे इंतहाई एहतियात की ज़रूरत थी। मैनेजर उसके सर पर आ खड़ा हुआ। वसीम ने जैसे ही पुर्जे को मशीन के अंदर फिट किया, मैनेजर ने उस पर हाथ मारकर उसे बिगाड़ दिया। ओए जाहिल, ये क्या हरकत की? तुम्हें अकल नहीं है? इतना मामूली सा काम भी तुमसे सीधा नहीं होता। तुम जैसों पर वक्त और पैसा ज़ाय करना फजूल है। मैनेजर ने गाली देते हुए कहा और पुर्जे को इस तरह फेंका जैसे वो कोई फजूल तिनका हो। वसीम ने मैनेजर की गाली को खामोशी से सुना, मगर जब मैनेजर ने उसके काम को बर्बाद किया तो उसके अंदर का पहाड़ टूट गया। मैंने वसीम की तरफ देखा, उसका पूरा वजूद गुस्से से तन चुका था। चेहरे की वो मुतानत गज़ब में बदल चुकी थी। मैनेजर साहब, वसीम ने गहरी आवाज़ में कहा। आवाज़ में लर्जिश नहीं थी, मगर वो गूंज थी। मैनेजर हैरान है कि उसे पहली बार किसी मजदूर ने इस तरह टोका था। तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं क्या? तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा मैं, मैनेजर ने जोर से डांटते हुए कहा। वसीम ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे मैनेजर एक लम्हे के लिए पीछे हटा। आप अपनी ज़बान को काबू में रखें। हम सब इंसान हैं और अपनी मेहनत का रिस्क कमाते हैं। आप हमें जानवरों की तरह जलील नहीं कर सकते। आपके पास काम करवाने का इख्तियार है, मगर किसी की इज्जत पर हाथ डालने का नहीं। आपके काम के औकात और हमारे ओवर टाइम का वाज़ेह हिसाब है, और आप हमें बिला वजह मज़ीद वक्त तक बिठा कर रख रहे हैं। फैक्ट्री में मशीनों का शोर घुट गया। सभी मजदूरों ने खौफ, हैरत और दबी हुई खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया। असद की आंखों में दहशत थी। मैं खौफजदा था, मगर मेरे दिल का एक कोना वसीम के हौसले पर फख्र कर रहा था। मैनेजर का चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख से नीला हो रहा था। उसके लिए ये नाकाबिले यकीन था कि एक मजदूर उसे नसीहत करे। तेरी इतनी हिम्मत, मैनेजर ने चीख कर कहा। एक मजदूर का बच्चा मुझे मेरे असूल सिखाएगा? तुम नौकरी से निकाले जाते हो, और अब यहाँ से निकलने से पहले मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इससे पहले कि वसीम मजीद कुछ कहता, मैनेजर ने अपना हाथ उठाया और वसीम के चेहरे पर एक जोरदार वहशियाना थप्पड़ रसीद कर दिया। आवाज़ पूरे हाल में गूंजी। वसीम का सर एक तरफ झुक गया और उसके निचले होंठ से खून का एक कतरा रसने लगा। मेरे जिस्म में एक लहर दौड़ गई, जैसे ये थप्पड़ मुझे मेरे अब्बा के डंडे की याद दिला रहा हो। मैंने आंखें बंद कर ली। ये मेरे लिए माजी का यादा था। वसीम के होठों से खून का कतरा टिपका और उसने अपने लबों के कोने को उंगली से साफ किया। मैनेजर, जिसने अभी अभी अपने गुस्से की तस्कीन की थी, वो फातिहाना अंदाज में सांस ले रहा था। उसके ख्याल में उसने सरकश मजदूर को उसकी औकात याद दिला दी थी। निकल जा यहाँ से, एक मिनट भी तुम यहाँ नहीं ठहरोगे, वरना मैं तेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा कि तुमने काम में खलल डाला, मैनेजर ने अपना बाजू लहराते हुए कहा। वसीम ने मैनेजर की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर वो गुस्सा या अजियत नहीं थी जो थप्पड़ से पहले या फौरन बाद थी, बल्कि एक इंतहाई ठंडा, पुरसकून और फैसला कुन असर था। ये पुरसकून चेहरा मैनेजर के गुरूर को पाश पाश करने के लिए काफ़ी था। आज के बाद तुम यहाँ एक मिनट भी काम नहीं करोगे। वसीम की आवाज़ मशीनों के शोर को चीरती हुई निकली। ये एक बयान था, कोई धमकी नहीं। मैनेजर लम्हा भर को ठिठका। वो हैरान था कि मार खाने के बाद भी ये आदमी इतने एतमाद से कैसे बात कर रहा है। क्या कहा तुमने? मैनेजर ने गुस्से से उसके कंधे को पकड़ना चाहा। वसीम ने सख्ती से अपना कंधा झटका और पीछे हट गया। मैंने कहा तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, और ना सिर्फ इस फैक्ट्री से, बल्कि आइंदा किसी भी अच्छी फैक्ट्री में तुम्हें काम नहीं मिलेगा। वसीम के लहजे में अब वो सल्तनत थी जो चंद मिनट पहले एक मजदूर के चेहरे पर नहीं हो सकती थी। मैं और असद समेत बाकी मजदूर दम साधे खड़े थे। ये क्या हो रहा था? ये आदमी कौन था? क्या ये कोई पागल था जो मार खाने के बाद होश खो बैठा था, या वाकई उसके पीछे कोई बड़ी बात थी? मैनेजर ने हंसने की नाकाम कोशिश की। तू तू मुझे नौकरी से निकालेगा? मैं तुम्हारे पैसे काट कर तुम्हें धक्के देकर निकालूंगा।
चल भाग यहाँ से। वसीम सीधा खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ फैक्ट्री की ज़मीन पर मजबूती से टिकाए। एक नज़र मैनेजर के कपकपाते वजूद पर डाली और फिर उसकी आंखों में देखा। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। मैनेजर एकदम खामोश हो गया। उसका चेहरा जो पहले गुस्से से भरा हुआ था अब खौफ से सफ़ेद पड़ने लगा। फैक्ट्री में मौजूद हर शख्स ने अपने कान खड़े कर लिए। और मैं इस फैक्ट्री के मालिक बुजुर्ग अहमद साहब का बेटा हूँ। आफ्ताब ने अपनी बात मुकम्मल की जैसे किसी ने एक बम फोड़ दिया हो। फैक्ट्री में एक शदीद खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो मशीनें बंद होने के बाद आती है। मैनेजर का हाथ उसे धक्का देने के लिए उठा था, वो हवा में ही साकित रह गया। मेरे दिमाग में एक चक्कर सा आया। ये वही मालिक का बेटा था जिसके बारे में असद ने बताया था कि वो तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गया हुआ है और वापस आकर फैक्ट्री को संभालेगा। मगर ये एक ऐसे मजदूर बनकर क्यों आया? मैनेजर के मुंह से सिर्फ इतना निकला, सर आप ये मैं। उसका गला घुट रहा था और अल्फाज गुम हो गए थे। आफताब ने मुस्कुरा कर मैनेजर की तरफ देखा, एक ऐसी तंदो तलख मुस्कुराहट जो उसकी अजियत को देखकर पैदा हुई थी। हाँ मैनेजर साहब, आपने बिल्कुल सही पहचाना और मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी हुई कि आपने आज भी अपने रवैये को बदला नहीं, बल्कि साबित कर दिया कि मेरे वालिद की बीमारी के पीछे आपने यहाँ क्या माहौल बना रखा था। आफताब ने अपनी कमीज़ के कॉलर को दुरुस्त किया जहाँ गर्द और तेल के निशानात थे। मैं जानता था कि आप मज़दूरों से बुरा सलूक करते हैं। मैं जानता था कि आप इनसे ओवर टाइम से ज़्यादा वक्त तक काम करवाते हैं। मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप गालम गलोच तक उतर आए हैं और यहाँ तक कि इन पर हाथ भी उठाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना खुद आकर आपका और फैक्ट्री का मुआयना कर लूँ। वो लम्हात मेरे लिए एक रोशन दिन की तरह थे। अब्बा की गालियाँ, दादी की साजिशें, अम्मा के आंसू सब जैसे हवा में उठ गए। वो शख्स जो मेरी अजियत का सबब था वो मेरे सामने कांप रहा था। ये मेरे लिए नजात का लम्हा था। मैनेजर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और फौरन ज़मीन पर घुटने टेक दिए। सर मुझसे गलती हो गई, मैंने पहचाना नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे सर, मैं आपका वफ़ादार नौकर। आफताब ने उसे घूर कर देखा। वफ़ादार नौकर? वफ़ादार नौकर मज़दूरों पर थप्पड़ नहीं मारते मैनेजर साहब। मैनेजर, जिस दुनिया अब तक एक ताकतवर और कुरख शख्स जानती थी, वो इस वक्त आफताब के कदमों में गिरा हुआ मिन्नतें कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे मगर वो आंसू शर्मिंदगी के नहीं, खौफ के थे। सर मैं कसम खाता हूँ मैंने सिर्फ गुस्से में आकर ये सब किया। मैं आइंदा कभी किसी मजदूर पर हाथ नहीं उठाऊंगा सर। आप मुझे नौकरी से मत निकालें प्लीज़ सर, मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। मैनेजर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आफताब ने अपना पाँव पीछे खींचा और गुस्से से भरपूर लहजे में उसे कहा, तुम्हारे घर वाले भूखे मर जाएंगे? तो क्या इन मजदूरों के घर वाले नहीं हैं जिनका खून पसीना तुमने अपने जुल्म और लालच से निचोड़ा है? उसने पूरी फैक्ट्री में एक बार देखा। हम सब मजदूरों की आंखें उम्मीद से चमक रही थी। मेरा दिल एक गैर मामूली हलचल महसूस कर रहा था। ये इंसाफ था, देर से ही सही, मगर इंसाफ की तलवार आखिरकार चली थी। आफताब ने अपनी आवाज़ को मज़ीद बुलंद किया ताकि पूरी फैक्ट्री के आखिरी कोने तक सुनाई दे। बात सिर्फ बदतमीज़ी और तशद्दुद की नहीं है। तुमने मेरे वालिद की बीमारी का फ़ायदा उठाया और माली बेईमानी की है। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मैनेजर का चेहरा जो पहले सफ़ेद था अब जर्द पड़ चुका था। उसकी धड़कनें यकीनन तेज़ हो चुकी होंगी। माली करप्शन का इंकशाफ उसके लिए दूसरी मौत था। आफताब ने अपनी जेब से एक फोल्ड शुदा फाइल निकाली जो उसने अपनी मजदूरी के भेस में भी संभाल कर रखी हुई थी। मेरे वालिद ने मजदूरों की जो तनख्वाहें मुकर्रर की थी, तुम उनको मुकम्मल तौर पर मजदूरों तक नहीं पहुंचाते थे। तुम जानते थे कि ये मजदूर मेहनत कश है, गरीब है और इन्हें हर हालत में काम की ज़रूरत है और ये सवाल नहीं उठाएंगे। आफताब ने फाइल खोली और मैनेजर की तरफ लहराई। हमारे अकाउंट्स बताते हैं कि तमाम मजदूरों को दुगनी तनख्वाह जारी की जाती थी, मगर तुम सिर्फ आधी तनख्वाह उनको देकर बाकी आधी अपने नाजायज़ अकाउंट्स में डालते थे। पूरे हाल में एकदम सहमाहट और सदमे की लहर दौड़ गई। हम सब मजदूर एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये सच था? क्या हमारा खून इस तरह लूटा जा रहा था? ये जानकर मुझे जो गुस्सा आया वो किसी भी थप्पड़ या गाली से कहीं ज़्यादा शदीद था। ये सरासर धोखा था, क्योंकि हम सब मजदूरों का मेहनत का हक और खून लूटा जा रहा था। असद ने गुस्से से हाथ मिट्टी में दबा लिया। इसलिए ये शख्स हमें ओवर टाइम से भी ज़्यादा देर तक काम करवाता था। आफताब ने मैनेजर की तरफ देखा जो अब ज़मीन पर रेंग रहा था। तुमने मेरे वालिद के नाम को बदनाम किया, तुमने गरीब मजदूरों का इस्तेहसाल किया और तुमने फैक्ट्री को माली तौर पर नुकसान पहुंचाया। ये सब कुछ नाकाबिले माफ़ी है। आफताब ने अपनी कमीज़ से मट्टी झाड़ी और एक मजदूर को इशारा किया। तुम में से कोई ईमानदार मजदूर जाए और फैक्ट्री के अकाउंटेंट को बुला लाए। आज तमाम मजदूरों की तनख्वाहों का हिसाब यहीं पर होगा और इस शख्स को इसकी औकात याद दिलाई जाएगी। मैनेजर ने आफताब का दामन पकड़ने की कोशिश की। सर मेरा एक बेटा कैंसर का मरीज़ है, मुझे माफ़ कर दें। यह मेरी मजबूरी थी। तुम झूठ बोल रहे हो, आफताब ने तेज़ी से कहा।
اگر تمہارا بیٹا بیمار ہوتا تو تم اتنی دولت جمع کر کے بیرون ملک اکاؤنٹس میں نہیں رکھتے، بلکہ اس کا علاج کرواتے۔ تمہارا ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے۔ مینیجر کی تمام امیدیں دم توڑ گئی۔ وہیں ایک مزدور دوڑتا ہوا اکاؤنٹنٹ کو لینے گیا۔ میں نے دیکھا کہ تمام مزدوروں کی آنکھوں میں اب بے خوفی تھی اور ایک دوسرے پر اعتماد تھا۔ وہ ظالم جو ہم سب پر برسوں سے راج کر رہا تھا، وہ آج رونے پر مجبور تھا۔ وہاں فیکٹری کے بیچوں بیچ خوف اور حقائق کے درمیان مینیجر کا رنگ اس قدر فاق ہو چکا تھا کہ وہ خود ایک بے جان پرزہ لگ رہا تھا۔ ہم مزدور ایک دائرے کی شکل میں کھڑے تھے، ہر آنکھ میں مینیجر کے لیے نفرت اور آفتاب کے لیے تحسین تھی۔ جلدی اکاؤنٹنٹ گھبراہٹ کے عالم میں بھاگتا ہوا آیا۔ وہ جیسے ہی آفتاب کے سامنے پہنچا، اسے مینیجر کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا بھوچال آیا ہے۔ جی سر، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اکاؤنٹنٹ نے آفتاب سے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، آفتاب نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے پاس تم دونوں کی تمام مالی سازشوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ تم نے اور اس شخص نے مل کر غریبوں کا حق مارا ہے۔ فوراً پچھلے 3 سال کے تمام مزدوروں کے ریکارڈز نکالو، جن میں ان کی اصل تنخواہ اور ادا شدہ تنخواہ کا فرق درج ہو۔ اکاؤنٹنٹ بھی مینیجر کی طرح سفید پڑ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر دفاتر کی طرف بڑھا تاکہ ریکارڈز دے کر آئے۔ آفتاب نے مینیجر کی طرف دیکھا جو اب بھی زمین پر بیٹھا رونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تمہارے لیے اب کوئی رحم نہیں ہے۔ ایک تو تم نے میری فیکٹری کا ماحول جہنم بنا رکھا تھا، اور دوسرا تم نے میرے مزدوروں کو مالی طور پر تباہ کیا۔ آفتاب نے اپنی جیب سے فون نکالا اور چند سیکنڈ میں ہی پولیس کو کال کر دی۔ میں آفتاب احمد، فیکٹری کا مالک بات کر رہا ہوں۔ میں ایک ایمرجنسی صورتحال رپورٹ کروانا چاہتا ہوں۔ میرے مینیجر نے مزدوروں کے ساتھ نہ صرف بدسلوکی کی ہے، بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے مزدوروں کی تنخواہوں میں سے غبن کیا ہے۔ میری فیکٹری میں فوراً آئے۔ جیسے اس نے پولیس کا نام لیا، مینیجر ایک خوفناک آواز کے ساتھ چیخ پڑا۔ وہ اٹھا اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر اسد اور باقی 2 مضبوط مزدوروں نے اسے فوراً پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ مینیجر پاگلوں کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کی تمام طاقت اور غرور اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ منظر میرے لیے کیتھارسس جیسا تھا۔ وہ شخص جو بات بات پر مجھے میرے بچپن کے ظالموں کی یاد دلاتا تھا، وہ آج میرے سامنے بے بس تھا۔ میرے دل میں جو برسوں پرانی سلگن تھی، وہ جیسے آج بجھ گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی 2 پولیس اہلکار فیکٹری میں داخل ہوئے اور مینیجر کو ہتھکڑیاں لگا دی۔ جب اسے لے جا رہے تھے تو مینیجر نے آخری بار آفتاب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور بے بسی تھی۔ پولیس کے جانے کے بعد آفتاب نے تمام مزدوروں کی طرف رخ کیا۔ اس کے چہرے پر اب تھکن نہیں، بلکہ ایک اطمینان تھا۔ میرے دوستو، آفتاب نے کہا، میں نے یہاں آ کر خود دیکھا ہے کہ آپ سب لوگ کتنی محنت کرتے ہیں۔ میرے والد کی نیت کبھی خراب نہیں تھی۔ میں آپ سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنی پڑی۔ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا ہر ایک پیسہ آپ کو واپس ملے گا۔ آپ کے واجبات کا حساب آج ہی اکاؤنٹنٹ کی نگرانی میں مکمل ہوگا اور اگلے ہفتے کے اندر اندر آپ کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا جائے گا، اور آئندہ آپ کو پوری تنخواہ بہترین اوور ٹائم کے ساتھ وقت پر ملے گی۔ میرے کانوں نے جب یہ سنا تو مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا دوست اسد بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آفتاب نے فیکٹری کے کچھ اصول تبدیل کیے۔ اب کسی بھی مزدور کو چھٹی کے بعد 1 منٹ بھی اضافی کام نہیں کرنا تھا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے، اور فیکٹری کا ماحول عزت اور احترام پر مبنی ہوگا۔ اس دن کے بعد فیکٹری کا ماحول بالکل بدل گیا۔ آفتاب نے میرے چہرے پر خوشی اور سکون دے کر مجھے اپنے پاس بلایا اور میری تعریف کی۔ اسے معلوم تھا کہ میں کتنا دل برداشتہ تھا۔ اس نے مجھ سے میری ساری کہانی سنی۔ میں نے خود پر بیتی ہوئی ایک ایک داستان اسے سنائی تو کہنے لگا، تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ بچپن کی یادیں انسان کے دماغ سے نہیں نکلتی۔ جو برا وقت انسان گزارتا ہے وہ ہمیشہ اسے یاد رہتا ہے۔ اسے جو ہو سکا میں تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دوں گا۔ تم اس کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھو۔ مالک کے سمجھانے پر میں نے دوبارہ پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا، جو کہ مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ کہتے ہیں نا، جب انسان سچے دل سے کچھ ٹھان لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کی مدد ضرور کرتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں فیکٹری میں بھی بہت اچھا وقت گزارتا تھا، بلکہ سارے مزدور اب بہت خوش تھے۔ نیا مینیجر بھی بہت اچھا تھا، سب کے ساتھ عزت سے پیش آتا تھا۔ دوستوں، آپ کی سٹوری کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل شایان سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔